हेलो गाइस, हेलो 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 भाई साहब, सब लोग आ गए क्या? जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग भाई। आज का नया सेशन चालू कर रहे हैं हम लोग, फास्ट फटाफट फटाफट सब लोग आ जाएंगे गाइस, सो दैट हम आगे की क्लास स्टार्ट कर पाए। तो भाई साहब, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, हमारी प्रथा के अनुसार सबसे पहले हम वही क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। वॉट एवर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिर हम वो रिवाइज करेंगे। और आज हमारा टारगेट है कि फर्स्ट का जो ए पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का जो ए पार्ट है, वो हम ट्राई करें कि हमारा खत्म हो जाए। नहीं होता है, थोड़ा लंबा लंबा होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। बट एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि आज वो हमारा क्या हो जाए, ए जो फर्स्ट चैप्टर है उसके दो पार्ट्स है, ए और बी, ठीक है। तो उसका जो ए वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, आज पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एटलीस्ट हम इसका ट्रायल करेंगे, ठीक है। ट्रायल मतलब ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करे थे। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस पढ़े थे। ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस में क्या बोला गया था कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज होती है, जो इकोनॉमिक थ्योरीज है वो बहुत हद तक हाइपोथेटिकल और सिंपलिस्टिक है। हाइपोथेटिकल है बोले सिंपलिस्टिक है, इसका रीजन ये है क्योंकि वो बहुत सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि वो सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, इसी वजह से इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या आ जाता है, बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है। मतलब जो भी बातें थ्योरी में बोली गई है, इकोनॉमिक थ्योरीज में बोली गई है उसमें, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के इसमें क्या आ जाता है, काफी लंबा चौड़ा गैप आ जाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम ही क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज काय के ऊपर बेस्ड है, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। इकोनॉमिक थ्योरीज काय के ऊपर बेस्ड है, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, दूसरी बात, ये गैप को फिल करने का काम, ये गैप को भरने का काम कौन करता है? फास्ट मेरे साथ रिपीट करेंगे, कैमरे के पीछे मेरे साथ आप ये सारी चीजें रिपीट करेंगे रिवीजन के टाइम पे। एक गैप को भरने का काम कौन करता है? ये गैप को भरने का काम करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। एज अ ब्रिज बनके ये गैप को, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये गैप को भरने का काम कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या प्रेगमेंटिक इन अप्रोच है? तो आंसर इज नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट प्रेगमेंटिक इन अप्रोच, बिकॉज ये अनरियलिस्टिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, बहुत अनरियलिस्टिक असम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। प्रेगमेंटिक का मतलब क्या होता है? प्रेगमेंटिक का मतलब होता है, तो ये क्या है, प्रेगमेंटिक इन अप्रोच क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। प्रेगमेंटिक इन अप्रोच बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स रियलिस्टिक है। प्रेगमेंटिक का मतलब मैं क्या बोल रहा था, बोलते बोलते मेरी बात पलट गई, बोलते बोलते प्रेगमेंटिक का मतलब रियलिस्टिक, ठीक है, व्यवहारिक, रियलिस्टिक, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो उसका मतलब होता है प्रेगमेंटिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रेगमेंटिक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक असम्पशंस के ऊपर क्या है, बेस्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रेगमेंटिक इन अप्रोच। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, और वही बिजनेस इकोनॉमिक्स गैप फिल करने का भी क्या करता है, काम करता है। इंटरडिसिप्लिनरी है भाई। बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो वो जो दूसरे डिसिप्लिन है, मतलब मैथमेटिक्स, ओआर, मैनेजमेंट, दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरीज, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सबसे भी बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या लेता है, इनपुट्स लेता है वहां से भी, ठीक है, टूल्स वो यूज करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? तो आंसर इज दोनों है सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स साइंस भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, ठीक है। तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स साइंस भी है? हाँ, साइंस भी है। व्हाई? बिकॉज साइंस का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन की स्टडी करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करना, ये मतलब होता है साइंस का। हम रिवाइज कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, जब मैं इतने स्पीड में बोलता हूं दैट मीन्स हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट की क्या करना, रिलेशनशिप की स्टडी करना। और साथ ही साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो टूल्स है वो अदर डिसिप्लिन्स के, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनके टूल्स को भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। साथ ही साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंटिफिक मेथड्स वगैरह यूज करता है, इसीलिए भी हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस। देखो सिंपल बात है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करना, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज करना, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस। अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ट। व्हाई? बिकॉज ये क्या करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल करता है फॉर अटेनमेंट ऑफ जो इनके सेट ऑब्जेक्टिव्स है। जो भी हमारे डिटरमाइंड या सेट ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए ये क्या करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का यूज करता है, रूल्स और प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये हम आज देखने वाले हैं, कल हमने बोले थे आज देखेंगे, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइज यूज होते हैं, खास काम का नहीं था, हम बोले थे कि इसको हम बी पार्ट में देखेंगे,
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अब क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? तो सबसे पहले दिमाग में डाउट आता है कि व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव साइंस, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव और प्योर साइंस का मतलब होता है कि पॉजिटिव साइंस ओनली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है। बेसिकली पॉजिटिव साइंस सिंपली मीन्स व्हाट इज, क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, दैट्स इट। वो एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। वो क्या नहीं कर रहा है, प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। प्रिस्क्राइब करने का काम, वैल्यू जजमेंट देने का काम, ये किसका होता है, नॉर्मेटिव साइंस का होता है। तो वैल्यू जजमेंट कौन पास नहीं करता है, पॉजिटिव और प्योर साइंस वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता है, लेकिन नॉर्मेटिव साइंस वैल्यू जजमेंट पास करता है, वो इवेल्युएट करता है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है ओनली, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब करता है। जस्ट लाइक क्या होना चाहिए इसमें, ये ऐसा है, ऐसा नहीं बताएगा नॉर्मेटिव, ये ऐसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑट टू बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव, नॉट सॉरी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके प्रॉब्लम्स का क्या देता है, सॉल्यूशन देता है, इसीलिए वो क्या है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इन नेचर है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस के एसेंशियल्स यूज नहीं करता है, नहीं, दोनों के एसेंशियल्स यूज करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव की भी यूज करता है, पॉजिटिव की भी यूज करता है, लेकिन वो ज्यादा चीजें किसकी लेता है, किसकी यूज करता है, नॉर्मेटिव साइंस की। इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कल ये सारी बातें हम लोगों ने एकदम डिटेल में क्या करे थे, बात करे थे, ठीक है, कौन वैल्यू जजमेंट क्या, प्रिस्क्रिप्टिव क्या, डिस्क्रिप्टिव क्या, डिस्क्राइब करना क्या, इवेल्युएट करना, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे और उसका हमने आज बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर लिए हैं। गाइस देखो, ऐसा रोज रिवीजन करते रहेंगे ना, पहले क्या पढ़े थे, तो उससे आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। कभी कभी हम ट्राई करेंगे, कोई कोई लेक्चर में आपको लगेगा कि सर मैं पूरा उठा के स्टार्टिंग से पूरा फर्स्ट चैप्टर ही रिवाइज करा दिया उठा के मैंने, बस उस दिन और कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। तो ऐसे भी लेक्चर्स हम करेंगे जिसके अंदर हमने पूरा पार्ट, पूरा फर्स्ट चैप्टर या पूरा जो जितना उस दिन तक का पार्ट है वो हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जितनी मल्टीपल रिविजन्स होंगी उतना दिमाग में ये चीजें क्या होंगी, बैठेंगी। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बातें ही हमारे को माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, वही पढ़ने हैं, ठीक है। हमको क्या नहीं पढ़ने हैं, हमारे सीए फाउंडेशन लेवल पे मैक्रो के बारे में ज्यादा पढ़ना ही नहीं, ज्यादा क्या मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब आपका जो कोर्स कंटेंट है उसके अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो का कंटेंट दिया हुआ है, मैक्रो का इतना सा भी कंटेंट नहीं दे रखा है। मतलब थोड़ा सा भी कंटेंट मैक्रो का आपको नहीं दिया हुआ है, एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बस यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैक्रो की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं दोनों के बीच का क्या सिखाऊंगा, क्या समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन बताऊंगा, समझाऊंगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे भी नहीं। तो क्या बोलता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वी ऑल नो दैट। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो, व्हाट इज मीन बाय मैक्रो। बहुत लोगों को ये बात का कंफ्यूजन रहता है, उनके दिमाग में हमेशा यही चीज चलती है कि माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। उनके दिमाग में जीवन भर यही बातें चलती है। जब भी वो पढ़ते हैं ना तो बोलते हैं माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, खत्म हो गई बोले बात। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा अच्छे से समझो क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज ये पूरा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड के एक छोटे से पार्ट, एक छोटे से इंडिविजुअल पार्ट, इसकी मेरे को स्टडी करना है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि माइक्रो का मतलब स्मॉल नहीं होता है। माइक्रो का मतलब स्मॉल की स्टडी नहीं करना। स्मॉल क्या होता है, ये पहली बात तो ये स्मॉल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। स्मॉल वर्ड तो तब समझ में आता है लोगों को जब वो कंपेयर करते हैं दो चीजों को। मैं हाइट में छोटा हूं, ये तो तब समझ में आएगा ना जब मेरे बाजू में कोई लंबा लड़का खड़ा है, तब समझ में आएगा कि ये हाइट में छोटा है, क्योंकि तुमने क्या करा, कंपेयर करा। अदरवाइज तो मैं नॉर्मल हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये छोटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल की स्टडी, ये गलत बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल पार्ट की स्टडी। एज अ होल इकोनॉमी, एज अ होल
थिंग, उसका एक स्मॉल पार्ट की अगर आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। तो स्मॉल पार्ट की स्टडी करने का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आज से अपने दिमाग से निकाल दो कि स्मॉल की स्टडी, गलत बात है। स्मॉल पार्ट, तो ये होल इकोनॉमी है, होल वर्ल्ड है, उसका एक स्मॉल पार्ट की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, एक छोटे से पार्ट की स्टडी कर रहा हूं, तो दैट पार्ट की स्टडी इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। समझ में आई बात? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की स्टडी कर रहा हूं, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा कि मैं इंडिया की स्टडी कर रहा हूं, अब मेरे को आप बताओ, मेरे को इंडिया की स्टडी में कर रहा हूं, तो मैं माइक्रो की स्टडी कर रहा हूं या मैक्रो की स्टडी कर रहा हूं? वापस से मैं क्वेश्चंस मेरे ध्यान देना, मैं जब पूछता हूं आपको कि मैं इंडिया की स्टडी कर रहा हूं, तो इंडिया की स्टडी जब मैं कर रहा हूं तो वो टाइम पे क्या मैं माइक्रो की स्टडी कर रहा हूं या मैं मैक्रो की स्टडी कर रहा हूं? जब मैं इंडिया की स्टडी कर रहा हूं तो वो पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूं आपको कि इंडिया की स्टडी में माइक्रो की कर रहा हूं या मैक्रो की कर रहा हूं? इंडिया की स्टडी क्या है? आंसर चाहिए मेरे को आपकी तरफ से, बोलो इंडिया की स्टडी क्या है? मैक्रो है या माइक्रो है? मैक्रो है या माइक्रो है? कुछ बच्चों का आंसर आता है, सर आप इंडिया की स्टडी कर रहे हो, इंडिया की स्टडी का मतलब तो सर मैक्रो की स्टडी। कुछ बच्चों का आंसर आता है, इंडिया की स्टडी मतलब तो सर माइक्रो की स्टडी। मतलब मिली जुली ओपिनियन। मेजॉरिटी लोग बोल रहे होंगे कि इंडिया की स्टडी का मतलब होता है, मेजॉरिटी लोग यही बोलते हैं कि इंडिया की स्टडी का मतलब होता है मैक्रो की स्टडी करना, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर आप बोल रहे हो कि माइक्रो की स्टडी करना, तो वो भी गलत है। हम डायरेक्टली कभी भी इन चीजों का आंसर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर ये कहलाया जाएगा कि इट डिपेंड्स। सर ऑलवेज आपके आंसर ऐसे ही रहते, इट डिपेंड्स। हाँ इट डिपेंड्स, मैं किसके कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूं। अगर मैं पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की स्टडी की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, पूरे वर्ल्ड के एंगल में मैं इंडिया की स्टडी की बात कर रहा हूं, तो हम फिर कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एक छोटा सा पार्ट इंडिया है। तो पूरे वर्ल्ड के एक स्मॉल पार्ट की, यानी इंडिया की अगर हम स्टडी कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट, इन द एंगल ऑफ वर्ल्ड, दैट मीन्स हम काय की स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। बट अगर मैं इंडिया एज अ होल की स्टडी बात करूं, ठीक है, इंडिया जैसे नागपुर, जबलपुर, कानपुर, रायपुर, ये पुर वो पुर, ये बात वो बात, ये सारे शहरों को मिला के अगर मैं बोलूं मैं एज अ होल इंडिया की, एज अ होल इंडिया की स्टडी कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मैं इंडिया की स्टडी मैक्रो की स्टडी कर रहा हूं। इंडिया की स्टडी कर रहा हूं मतलब मैं मैक्रो की स्टडी कर रहा हूं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल की स्टडी करना, और यही स्मॉल 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 पार्ट मिलाते जाओ, यही स्मॉल 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 पार्ट मिलाते जाओ, और इनकी एक साथ मतलब एग्रीगेट सम टोटल, ठीक है, एक साथ एज अ होल इन एग्रीगेट अगर आप स्टडी करते हो, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड एज मैक्रो की स्टडी। दैट स्टडी इज कॉल्ड एज मैक्रो की स्टडी। मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे एज अ इंडिया की स्टडी कर रहा हूं, तो उसका मतलब हो गया है कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं नागपुर, जबलपुर, कानपुर, रायपुर, ये पुर वो पुर, ये बात वो बात, ठीक है, ये सबको मिला के इनकी एक साथ, इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया की स्टडी कर रहा हूं एज अ होल, एज अ एग्रीगेट मतलब सम टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है, तो एज अ होल, एज अ एग्रीगेट एक साथ इनकी स्टडी कर रहा हूं होल इंडिया की, तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट एग्रीगेट टोटल होल की स्टडी, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट स्मॉल पार्ट की स्टडी करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट? स्मॉल पार्ट की स्टडी करना। क्लियर बात? तो स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ और मैक्रो बनाते जाओ, इन्हें लार्ज बनाते जाओ। तो माइक्रो, छोटे छोटे माइक्रोज मिलाते जाओ, मैक्रो बनाते जाओ, एज अ होल, एज अ एग्रीगेट। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जो साइंस वाले होंगे उनको ये चीज समझ में आई होंगी कि व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट माइक्रो की हम स्टडी कर रहे हैं, तो माइक्रो की स्टडी करने का मतलब होता है स्मॉल पार्ट की। मतलब आप कोई भी चीज ले लो और उस कोई भी चीज के कोई स्मॉल पार्ट की अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो की स्टडी करना।
ठीक है, मैंने इसका ये पूरा मतलब पूरा होल वर्ल्ड समझ लो, इस वर्ल्ड के इतने से पार्ट की अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मैं काय की स्टडी कर रहा हूँ, माइक्रो की। तो माइक्रो की स्टडी का मतलब होता है इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी करना, ठीक है, इंडिविजुअल्स की स्टडी करना। अगर मैं बोलूँगा मैं सूरज की स्टडी कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल, तो हम बात कर रहे हैं, हम काय में स्टडी कर रहे हैं सूरज की एज ए इंडिविजुअल माइक्रो में, क्योंकि सूरज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ होल वर्ल्ड और होल इंडिया, होल सिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सूरज या उसकी फैमिली, सिंगल फैमिली या सूरज की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं कि हम काय की स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? सो और बात करते हैं, चलो। तो द टर्म माइक्रो, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज। पेपर में पूछ सकते हैं। देखो है तो ये बहुत बेसिक्स वाली बात है, लेकिन पता होनी चाहिए। कोई लोग बोलते हैं इसको 11th में हमने पढ़े थे, कोई 12th में पढ़े थे, कोई साइंस वाले तो वो बेचारे बोलते हमने कहीं नहीं पढ़े थे, हम यही पढ़ रहे हैं। तो मैं तो पहले से पढ़ा रहा हूँ, यानी ये चीज़ तो तुम्हारे दिमाग से निकाल के फेंक देना कि सर पहले से नहीं पढ़ा रहे, सर अभी अभी पढ़ा रहे, यानी पूरा आगे का पढ़ा रहे, नहीं, एकदम बेसिक से। आप देखोगे ना, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो या बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप देख रहे होंगे, सारे फैकल्टीज एकदम बेसिक लेवल से फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आप कॉमर्स की हो, साइंस की हो या कहाँ के हो। हमको ऐसा होता है कि भाई आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है एकदम स्टार्टिंग से लेके एक्सपर्ट लेवल तक, तो एकदम बेसिक से चालू करते हैं, एकदम एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाते हैं। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मतलब ये भी कौन सी वर्ड से डिराइव्ड हुई है? ग्रीक वर्ड से। तो इसी में 2 MCQ बन सकते हैं मजाक मजाक में, ठीक है। तो माइक्रोज ये वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है। तो माइक्रोज ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता था स्मॉल, और वो स्मॉल वर्ड से डिराइव्ड हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्मॉल नहीं होता है, स्मॉल पार्ट, क्योंकि स्मॉल कुछ है ही नहीं। अनलेस एंड अनटिल आप कंपेयर करोगे दो चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। झलका नहीं रहो, एक मिनट, हाँ। अनलेस एंड अनटिल आप ये कंपेयर कर रहे हो, क्या स्मॉल है तो सर ये स्मॉल है, ये बिग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से द टर्म मैक्रोइकोनॉमिक्स, द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिससे डिराइव्ड हुई है टर्म मैक्रोस, दैट इज लार्ज। प्रोफेसर बोल्डिंग, केनेथ बोल्डिंग बेसिकली इनका नाम है, प्रोफेसर बोल्डिंग, वो डिफाइन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर एक हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब आपने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन में 2 वर्ड कंटिन्यूस देखे होंगे, या तो पर्टिकुलर या तो इंडिविजुअल। यानी कोई भी इंडिविजुअल की स्टडी करना, कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स की स्टडी करना, वो हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एट ए टाइम एक सिंगल यूनिट, एक पर्टिकुलर थिंग इनकी ही स्टडी करता है, इंडिविजुअल थिंग्स की ही स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, एक साथ ग्रुप में, एक एज अ होल, वो कभी किसी चीज की स्टडी नहीं करता। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हम कोई पर्टिकुलर फर्म की स्टडी कर रहे हैं, हम पूरे देश की फर्म्स की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, भले ही वो फर्म है, बट एक साथ क्योंकि हम एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, हम उसको कहां पे स्टडी करेंगे? मैक्रो में स्टडी करेंगे। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे ओनली पर्टिकुलर फर्म, मेरे साथ रिपीट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज, इन सब की स्टडी करना, दैट सिंपली कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना। एक बार रिपीट कर देंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सिंपली पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, प्राइस, इनकम, वेजेस, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, इनकी स्टडी एज अ होल करना इज कॉल्ड, सॉरी एज अ होल, सिंगली इनकी स्टडी करना इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, प्रोफेसर MC कनेल, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज। अच्छा, मतलब एक कहावत दे दी उठने उठा के आपको, गरम एकदम कहावत, बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर पूरे जंगल के एक पर्टिकुलर ट्री की स्टडी अगर आपको करना है, पूरा जंगल है, पूरा फॉरेस्ट है, उसके पर्टिकुलर ट्री की अगर स्टडी करना है तो आप बात करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन आपको अगर पूरे फॉरेस्ट की एक साथ स्टडी करना है तो आप बात करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स फुल फॉरेस्ट एंड नॉट अ पर्टिकुलर ट्री। एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल फर्म, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर कमोडिटी, इनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है। ये सारी स्टडीज हमको माइक्रो में करनी पड़ती है। ये सारी स्टडीज हमको कहां पे करनी पड़ती है? माइक्रो में करनी पड़ती है। एज अ होल, एक साथ एग्रीगेट पूरे देश की सारी फर्म्स, ठीक है, पूरा जंगल, एग्जांपल जंगल की कोई स्टडी नहीं करता, लेकिन स्टिल पूरा फर्म, पूरी कमोडिटी, सब एक साथ
पूरे देश के सारे लोगों की इनकम, नेशनल इनकम, नेशन की इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, उसकी स्टडी करना, ये हम कहां पे करते हैं? ये सारी चीजें हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कहां पे करते हैं ये हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? दस इट एनालाइजेस एंड एस्टैब्लिश द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। ठीक है, जनरली ये लार्ज एग्रीगेट्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, लार्ज एग्रीगेट्स, ठीक है, स्मॉल नहीं। एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल, लार्ज एग्रीगेट्स बोलते हैं ना उसको, एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल। ठीक है, एज अ होल, एक साथ, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर, बिजनेस फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये सब कुछ याद नहीं करना है आपको, थोड़ी बहुत चीजें इसमें दिमाग में रखनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट जो होते हैं, कंज्यूमर्स हो गए, रिसोर्स ओनर्स हो गए, बिजनेस फर्म्स हो गई। रिसोर्स ओनर्स मतलब लैंड ओनर्स या लेबर की स्टडी करना या कैपिटल की स्टडी करना। ठीक है, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं आप सिंगल यूनिट की, तो आप माइक्रो में करेंगे। बिजनेस फर्म्स की स्टडी माइक्रो में करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ ओवरऑल कंडीशंस, एग्रीगेट्स, एवरेज, एंटायर इकोनॉमी, पूरी कंट्री की ओवरऑल कंडीशन क्या है, एग्रीगेट्स की कंडीशन क्या है, पूरी कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से है। मतलब एक शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड अगर हमको करनी है, पूरे इंडिविजुअल की अगर हमको क्या करनी है, सॉरी, इंडिविजुअल की डिमांड अगर हमको एनालाइज करनी है तो हम माइक्रो में करेंगे। लेकिन हम पूरे एग्रीगेट होल डिमांड ऑफ आवर कंट्री, पूरी कंट्री की डिमांड एक साथ हमको क्या करनी है? एनालाइज करनी है एज ए एग्रीगेट। तो एंटायर इकोनॉमी की डिमांड अगर हमको एनालाइज करनी है तो हम कहां पे करेंगे? मैक्रो में करेंगे। क्लियर? चलते भाई आगे। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी। वही बातें रिपीट कर रहा है, मतलब हर जगह देखोगे तो घुमा फिरा के वही बोल रहा है, माय नेम इज सूरज, सूरज इज माय नेम, मेरा नाम सूरज है, माय नेम इज सूरज। ठीक है, घुमा फिरा के बस बोल रहा है। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करना नेशनल इकोनॉमी में, ये ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी करता है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट प्राइस थ्योरी। It explains the composition and allocation of total production. Why more something is produced than that of other. भाई आप क्यों ये ज्यादा प्रोड्यूस करोगे वो कमोडिटी के अगेंस्ट में। ठीक है, प्राइस थ्योरी की बात करता है, कितनी प्राइस रखनी चाहिए। ठीक है, प्राइस क्योंकि सिंगल यूनिट्स की होती है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है इनकम थ्योरी के साथ, मतलब नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल वर्ल्ड की, टोटल इंडिया की सेविंग कितनी है। ठीक है, उनका लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नेशनल इनकम का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसकी बात कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। अब देखो, खैर हमको मैक्रो में इतना ज़्यादा डिस्कशन इसलिए भी मैं नहीं कर रहा हूँ लंबा चौड़ा, ऐसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, पर वो डिस्कशन हम ज़्यादा इसीलिए नहीं करता हूँ यहाँ पे मैं, कि आप लोगों को एक तो है नहीं, फालतू में आप लोग कंफ्यूज होंगे, उससे अच्छा हमको जो है वही पढ़ना है। तो बस अभी बाइफर्केशन दिया है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इट एनालाइजेस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म, प्रोसीड्स, एक्सप्लेन सच एज इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। और ये ये इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल की बात करता है, जो इंडिविजुअल्स में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इन सब चीजों में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल पॉलिसीज की बात करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक मतलब एज अ होल कंट्री की पॉलिसीज अगर आपको बनानी है, नेशन एज अ होल की पॉलिसी अगर आपको बनानी है, तो वो बात कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। कुछ इश्यूज दिए हुए हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, कि प्रोडक्ट की अगर प्राइस निकालनी है, प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है। जनरली पता है आपको, जनरली हम जब प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हैं ना, तो प्रोडक्ट की प्राइस निकाली जाती है जनरली दो चीजों के बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई। मतलब हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, प्राइस निकालना भी सिखाऊंगा आपको मैं कि किस तरीके से प्राइस निकालनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जनरली ये होता है कि जो पॉइंट पे गुड्स की डिमांड और सप्लाई एक हो जाते हैं, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हाँ, साइंस वाले कंफ्यूज मत होना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, मतलब हाँ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले डिमांड और सप्लाई के, डोंट टेक टेंशन, यहाँ पे आया इसलिए बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जितनी यहाँ पे दी हुई है ना, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। सो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में अरे समझ में नहीं आया, अरे हार्ड लग रहा है, ये सब कंटेंट आगे आने वाले हैं, टेंशन मत लो। इट डील्स विथ इश्यूज सच एज प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, कंज्यूमर क्या मांग रहा है, ठीक है, ये अगर तुम नहीं जानोगे, ये यूटिलिटी करके एक चैप्टर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर करके हमको एक चैप्टर है,
कंज्यूमर मांगता है मेरे को ऑनलाइन लेक्चर दो, और हम आज भी फेस टू फेस लेक्चर्स पे अटके हुए। तो हमने तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट जाने ही नहीं, कंज्यूमर क्या रिक्वायर्ड है कंज्यूमर को, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमको सबसे पहले डिमांड और सप्लाई से भी पहले कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज करने की बहुत जरूरत होती है कोई भी इंडस्ट्री में, कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके क्या प्रेफरेंस है, उसका क्या टेस्ट है, उसको क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर का बिहेवियर जानना। नेक्स्ट होता है फैक्टर प्राइसिंग। अब मत बोलना मेरे को फैक्टर प्राइसिंग नहीं मालूम है। अरे लैंड के ऊपर रेंट दिया जाता है, लेबर के ऊपर वेजेस दिए जाते हैं, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर ये सब काम करता है प्रॉफिट्स के लिए। इसी को हम फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इसी को हम फैक्टर प्राइसिंग भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो जो लैंड के ऊपर क्या लगता है, रेंट, लैंड को यूज करने के लिए जो रेंट लगता है, लेबर को यूज करने के लिए जो वेजेस लगते हैं, कैपिटल को यूज करने के लिए जो इंटरेस्ट लगता है, एंटरप्रेन्योर जो मगजमारी करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। तो इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, इन सबको एक साथ कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइसिंग। इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइसिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, ठीक है। मालूम पड़ा तुम हर जगह BMW बनाए जा रहे, BMW बनाए जा रहे, अबे लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है सोसाइटी के अंदर, और तुम BMW का प्रोडक्शन करे जा रहे। अरे उनकी रिक्वायरमेंट मारुति है। हाँ, अगर तुम्हारी सोसाइटी में हाई क्लास लोग रह रहे हैं, टॉप क्लास लोग रह रहे हैं, करोड़पति लोग रह रहे हैं, तो तुम BMW का प्रोडक्शन बढ़ाओ ना। लेकिन तुम्हारी सोसाइटी में एकदम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कार की है, बट उनकी रिक्वायरमेंट मारुति से सेटिस्फाई हो रही है। वो कोई BMW नहीं खरीदने वाले या वो मर्सिडीज नहीं खरीदने वाले। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है सोसाइटी की, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत चीजें। फर्म्स की स्टडी करना, लोकेशन कहां पे हमने इंडस्ट्री डालना चाहिए, इसकी स्टडी, ये सब स्टडीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। ये सारी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये सारे आपके चैप्टर से ऑलमोस्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं। प्राइस फिक्सेशन बाय प्रोडक्ट फर्म, लोकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इश्यूज है। ये इश्यूज को और इलेबरेट करूंगा नीचे में, और इलेबरेट करूंगा इन इश्यूज के रिलेटेड चीज़ों को नीचे में, लेकिन अब ये इश्यूज आखिरी बार सुन लो, मैक्रो के कुछ खास काम के नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशन की इनकम, नेशनल का नेशन आउटपुट, टोटल कंट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है, नेशन कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कंट्री की जीडीपी क्या है, मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री कितना है, उसको जीडीपी कहा जाता है। जनरल प्राइस लेवल क्या है कंट्री का, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स। अभी तुम लोग मेरे को पूछोगे, मेरे को मालूम है फॉरेन समझाने में बहुत मगजमारी होंगी, तुम्हारे काम का है नहीं, सुन लो। पर बैलेंस, कॉमर्स वालों को आता होगा। बैलेंस ट्रेड एंड पेमेंट्स का मतलब होता है जब भी हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से माल लेते हैं या फॉरेन कंट्रीज को माल बेचते हैं, यानी इंडिया जब भी कोई फॉरेन कंट्री से माल लेता है या फॉरेन कंट्री को माल बेचता है, तो उसको सेल करते टाइम पे इंडिया को डॉलर देने, सामने वाली कंट्री को डॉलर्स देने पड़ते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, ठीक है। यानी माय मिस्टेक, परचेस करते टाइम पे जब इंडिया परचेस कर रहा है, और उनको जब वो माल सेल करता है, दो ही चीज़ें होती है, एक होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम दूसरी देश को पैसा दे रहे हैं, हम डॉलर पे कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम डॉलर क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से रिसीव कर रहे हैं। तो इन्हीं का एक अकाउंट बना दिया जाता है जिसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम ये बुक करते हैं कि कितने डॉलर्स रिसीव्ड हो रहे हैं फॉरेन से और कितने डॉलर हमको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और उसका नेट बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है। तो बेसिकली ये बैलेंस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब $100 फॉरेन से आ रहे हैं, $90 फॉरेन को जा रहे हैं, यानी $100 हम एक्सपोर्ट करके लोगों से पैसा ला रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके पैसा आएगा इंडिया में, वो डॉलर में देंगे, $100 आए। हमने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में माल आएगा, लेकिन पैसे जाएंगे वापस से। ये है खिचड़ी है लेकिन इजी है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके हमको वहां से क्या मिलता है, पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, अच्छी बात है। तो $100 आ रहा है, इंपोर्ट कर लिया हमने, मतलब माल खरीद लिया। इंपोर्ट का मतलब माल खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब हमारा देश माल बेच रहा है दूसरे देश को, इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से माल खरीद रहा है। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे मतलब दूसरे देश से माल खरीदेंगे, तो उनको हमको क्या देना पड़ेगा, डॉलर। तो ऐसा अगर है
कि $100 आ रहे हैं, 90 जा रहे हैं, तो $10 अगर बैलेंस है हमारे पास एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अच्छी बात है। लेकिन यही बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर निगेटिव हो जाए तो दिक्कत। मैं फालतू आगे चले गया, मतलब आपको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेके चले गया। सर समझा ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। $100 आए, $90 गए, हाँ, तो $10 हमारे पास बचे हैं, मतलब अभी भी हमारे पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल है। हम चाहे तो और भी चीजें, हमारी जरूरत की चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी इंपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर बात, पक्का। लेकिन यार मान लो ऐसा हो जाता है कि $100 आए और $190 गए, मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव बच गया। 90 का इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, -$90 बच गया। बोलने का मतलब है कि हमको आए तो $100 पर देने हमको $190 है। फॉरेन करेंसी में आए तो $100, देने हमको $190 है। कहां से लाएंगे भाई पैसा, कहां से आएगा ये पैसा? क्या गांधी जी छाप के देंगे उनको? गांधी जी की वाली नोट छाप के देंगे, मतलब इंडियन करेंसी छाप के देंगे उनको? नहीं चलती, नहीं लेते वो लोग। तो फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं या तो फॉरेन बैंक से हमको लोन लेना पड़ेगा या हमारे को गोल्ड पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट ट्राई करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काम आता है, तो समझ लो। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें किस काम की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो की बातें करना है, इसीलिए मैं डिटेल में इसमें जा नहीं रहा। अभी एक छोटा सा मैंने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन चालू करा, तुमने देख लिया कितना लंबा चल गया। ऐसे और इसका डिस्कशन चालू करूंगा ना, लंबे चौड़े डिस्कशन चल जाएंगे। ना कोर्स में है, ना इंस्टीट्यूट चाहता है हमको पढ़े, तो क्यों पढ़ना है? ठीक है, क्यों मगजमारी करना है, जाने दो। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने नेचर पढ़ लिए। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस, फर्स्ट एक पार्ट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या होता है ये? स्कोप का मतलब होता है एरियाज। स्कोप का मतलब होता है एरियाज। कितने एरियाज है बिजनेस इकोनॉमिक्स के? देयर आर 2 एरियाज कवर्ड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, एंड सेकेंड इज एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। वापस से बोल रहा हूं, आराम से सुनना। कैटेगरीज ऑफ इश्यूज, एरियाज इन विच बिजनेस इकोनॉमिक्स कैन बी अप्लाइड, मतलब ये वो एरियाज है जहां पे हम बिजनेस में बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम आगे पूरा पढ़ेंगे उनको हम इस एरियाज में, इन इश्यूज में, एरियाज बोल लो या इन इश्यूज में हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन इन पर्टिकुलर एरियाज में हो सकता है, ठीक है, इन पर्टिकुलर इश्यूज में हो सकता है। एंड ये एरियाज, ये इश्यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। एक पार्ट है ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज का, दूसरा पार्ट है एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज का। वापस से, एक पार्ट है ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज का, और एक पार्ट है, सॉरी, ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज का, ठीक है, दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज का। समझ में आ रही बात? जनरली जो ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज होते हैं, दे आर कंसर्न्ड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो होते हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं वो होते हैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो प्रैक्टिकली अगर आपको मैं बताऊं, ये इश्यूज, ये एरियाज, ये वो चीजें हैं जिनके साथ हमको समय समय पे डील करना पड़ता है बाय अप्लाइंग दी बिजनेस इकोनॉमिक्स। और उसमें भी अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, एक्सटर्नल इश्यूज है, आप इनके ऊपर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये इन्वायरमेंटल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज, ये वो वाले फैक्टर्स है, ये वो वाली चीजें हैं जिन चीजों की वजह से, जिन चीजों में चेंज आने की वजह से आपके बिजनेस को अच्छा खासा फर्क पड़ता है। लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप चाह के भी ये एरिया में कुछ नहीं कर सकते, आप चाह के भी ये इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये इश्यूज कोई इंडिविजुअल लेवल पे डील नहीं करते हैं, मैक्रो लेवल पे, एज अ होल कंट्री लेवल पे डील करते हैं। गवर्नमेंट ने कोई टैक्स की पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्सेशन बढ़ा दी, वो टैक्सेशन बढ़ाने की वजह से आपकी गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई,
आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये वो चीजें हैं एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है और माइक्रो लेवल पे हम इसको डील भी नहीं कर सकते। तो इसको डील करने के लिए हमको मैक्रो लेवल का ही यूज करना पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही यूज करना पड़ता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं बताऊं तो इन चीजों को आप ज्यादा डील नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम जो डील करते हैं वो डील करते हैं किसको? ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज को, विच इंक्लूड दोज इश्यूज दैट आर अराइज विद इन द बिजनेस। विद इन द बिजनेस, ये फर्म है, राम नहीं है, ये फर्म है। विद इन द बिजनेस फर्म, प्रिंटिंग इशू है। तो विद इन द बिजनेस फर्म जो इश्यूज अराइज होते हैं, फॉल होते हैं और हमारे मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उन इश्यूज की हम बात कर रहे हैं। वापस से ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज का मतलब होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस फर्म जो इश्यूज रेज होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है, जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उन इश्यूज को कहा जाता है ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। एग्जाम्पल क्या है इन इश्यूज के? तो इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस आपको करना है, कितना साइज उस बिजनेस का रखना है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बढ़ाना है। साइज का मतलब होता है कितने क्वांटिटी में आप वो बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो या 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो। प्रोडक्ट कौन सा बनाना चाहते हो उसका डिसीजन। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करना चाहते हो, मैनमेड टेक्नोलॉजी एज इन लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। फैक्टर का कॉम्बिनेशन क्या यूज करना है आपको, लेबर ज्यादा यूज करना है, कैपिटल वाला फैक्टर ज्यादा यूज करना है, क्या यूज करना है। प्राइसिंग किस तरीके से रखनी है, प्रमोशन सेल के किस तरीके से करने हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल करना है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री किस तरीके से हैंडल करनी है। ये सारी डिसीजंस, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे लेना सीखते हैं, हम कहाँ पे इन चीज़ों में, माय मिस्टेक सॉरी, इन चीज़ों में हम किसको अप्लाई कर सकते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, दैट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। द मेजर इकोनॉमिक फैक्टर, द मेजर इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेट टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। किस टाइप की इकोनॉमी आपकी रन कर रहे हो आप, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है। बूम सिचुएशन चल रही है मार्केट में, डिप्रेशन चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, नेशनल इनकम क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, कम कर दिया है, टैक्सेशन बढ़ाया है, कम कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से है, शेयर बाजार कैपिटल मार्केट किस तरीके से काम करता है, कोऑपरेटिव जो यूनियन से वो किस तरीके से काम करती है, पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट किस तरीके का है। पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खराब है, तो वहाँ पे धंधा करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्लियर? टूल्स, द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ ऑपरेशनल इश्यूज। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सारे ऑपरेशनल इश्यूज के साथ डील करता है। इनको ऑपरेशनल इश्यूज को कैटेगराइज किया गया है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, ये सारे नीचे दिए हुए पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके, डोंट टेक टेंशन। बिजनेस डिसीजन कैन ओनली बी टेकन बाय कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। हाँ, हमको बिजनेस डिसीजन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देख के लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ माइक्रो के साथ ही डील करें। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ये फर्म है, राम नहीं है, बार बार वही आ रहा है। हैज़ नो कंट्रोल ओवर, देखो मैंने जो बोला है वही वापस से देखो सुना देता हूँ। हैज इट शुड अलाइन एंड मैनेज द पॉलिसी टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। हाँ, उसको वो अलाइन कर सकती है, उसको चेक कर सकती है, उसको मिनिमाइज कर सकती है, ठीक है, नई पॉलिसीज बना सकती है, जो भी सब चाहे कर सकती है, जिससे ये चीजें का इफेक्ट, एक्सटर्नल इश्यूज का इफेक्ट उसके बिजनेस के ऊपर कम हो। वो ये बिजनेस ये इफेक्ट को एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकती, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट इंपैक्ट ना हो, इसको मिनिमाइज कर सकती है। ये काम कौन कर सकती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती है। हम एक बार रिपीट करते हैं। देखो, दो टाइप के स्कोप्स है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने हैं? दो टाइप के हैं। पहला ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, दूसरा एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज की, तो वो यूज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज की, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या एनवायरमेंटल इश्यूज जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है।
आर गेटिंग माय पॉइंट? आप इंडिया जैसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो दैट इज मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहेगा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी रन होंगी। आप यूएस में काम कर रहे हो तो आपको पूरी खुली छूट मिलती है क्योंकि आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इश्यूज हो गए। मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, कोविड था, बहुत सारी सिचुएशन थी, वो सिचुएशन चल रही है तो डिप्रेशन कहलाया जा रहा है या रिसेशन आ रहा है, बूम है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इन चीजों की वजह से आपका बिजनेस क्या होगा, इंपैक्ट होगा। हाँ, ऑपरेशनल इश्यूज, कितना बड़ा साइज ऑफ प्रोडक्शन करना है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या प्रोडक्ट करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है, सेल्स किस तरीके से करना है, प्राइस किस तरीके से रखना है, कॉम्बिनेशन क्या यूज करना है, फैक्टर्स का ज्यादा क्या यूज करना है, लेबर या कैपिटल क्या यूज करना है, ठीक है, इन्वेंट्री किस तरीके से यूज करना है, ऑल क्लियर। अब ये कुछ देखा जाए तो सम एग्जांपल्स दिए, डिटेल में समझा के आपको। वैसे देखा जाए तो ये आप ही रीड करना चाहिए, लेकिन मैं आपको पढ़ा के देता हूँ, एक बार घर जाके रीड भी कर लेना, क्योंकि ये हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले। डिमांड फोरकास्टिंग भी एक चैप्टर है हमारे को, डिमांड एनालिसिस पूरा एक चैप्टर है, प्रोडक्शन पूरा एक चैप्टर है, कॉस्ट एक पूरा चैप्टर है, इन्वेंट्री तो उसमें आ जाता है, मार्केट पूरा एक चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर्स है। आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे? आगे के अभी यहाँ पे इंडेक्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो दिखा दिया रहता था। आप मॉड्यूल में जाके चेक कर लेना, ये सब चैप्टर्स है। खैर, ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज आर एस अंडर, उसके सम एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। डिमांड एनालिसिस, सबसे पहले बात आती है ऑपरेशनल इश्यूज में डिमांड एनालिसिस की। डिमांड एनालिसिस पर्टेन्स टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। मतलब डिमांड एनालिसिस क्या करती है, कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करती है। पहले तो डिमांड स्टडी करने के पहले वो कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करती है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, हमारे यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, हमारे यहाँ पे बुढ़े लोग ज्यादा है, जवान लोग ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है। अगर बुढ़े ज्यादा है तो मेडिसिन का प्रोडक्शन ज्यादा करो, वो ज्यादा बिकेगा। जवान ज्यादा है तो बाइक स्कूटर तो खैर नहीं रही, बाइक वाइक है ना, कैफे पब डिस्को यो ये सब इनका ज्यादा करो प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन तो नहीं, ये सब इंडस्ट्रीज ज्यादा चलेंगी, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस, और नहीं तो फिर स्मॉल बेबी ज्यादा है तो बेबी प्रोडक्ट, डायपर वाइपर, इनका प्रोडक्शन करो। तो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस में हमको कंज्यूमर का बिहेवियर जानने की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आती है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट इज फैक्टर्स ऑफ डिमांड। पढ़ेंगे हम एक एक करके कि डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्राइस अफेक्ट करती है, टेस्ट अफेक्ट करता है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये पूरा पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब ये फैक्टर्स एक एक वर्ड के साथ हम पढ़ने वाले, तो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। नहीं तो बच्चा पहले दिन ही चालू जाता, ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा तो भी मैं इसके जस्टिस नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत डीप में, बहुत डिटेल में, मतलब पूरा लेक्चर में ये जो 4 लाइन दी हुई है ना, इसके ऊपर इतना बड़ा कंटेंट है कि मैं पूरा लेक्चर डिवोट करूंगा, आप देख लेना, विश्वास नहीं होता। डिमांड फोरकास्टिंग, फ्यूचर की डिमांड कितनी रहने वाली है उसको प्रिडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग। सर मतलब अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्यूचर में डिमांड कितनी रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है तो उस हिसाब से मैं प्रोडक्शन करूंगा, उस हिसाब से मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, उस हिसाब से मैं माल बनाऊंगा, उस हिसाब से मैं चीजें यूज करूंगा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, मशीन्स कितनी लगेंगी, बाकी फैसिलिटीज कितनी लगेंगी, मैं उस हिसाब से हैंडल करूंगा। अगर मेरे को यही नहीं मालूम है, मैं अपनी डिमांड प्रिडिक्टिंग नहीं कर पा रहा फ्यूचर की, ठीक है, तो उसकी वजह से तो मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। मैंने बहुत माल बना के रख दिया, नुकसान, कम माल बना दिया, नुकसान, क्योंकि मैं प्रॉपरली डिमांड को क्या नहीं कर पाया, फोरकास्ट नहीं कर पाया। फोरकास्ट करने का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, तो बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स होते हैं, उनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन एनालिसिस, इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, ठीक है, कौन से वाला इनपुट यूज करने से हमारे को लीस्ट कॉस्ट मिल लगेगी, कितना प्रोडक्शन मैंने करना चाहिए, कितना लेवल पे मैंने प्रोडक्शन करना चाहिए, कितने लेबर यूज करना चाहिए, कितनी मशीन यूज करना चाहिए, नंबर ऑफ लेबर्स कितने यूज करना चाहिए, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी यूज करना चाहिए, ताकि जो मेरा प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट एकदम कम से कम हो। लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स, लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स का मतलब होता है कि आप कम से कम जिसमें कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है, उसको यूज करो। अच्छा एकदम सस्ता वाला भी यूज करोगे तो भी दिक्कत है, तो वो सारी चॉइसेस करना हम कहाँ पे सीखते हैं, प्रोडक्शन एनालिसिस में। नेक्स्ट कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस एनेबल दी फर्म टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, क्या टाइप की कॉस्ट लगने वाली है, वेदर वो वेरिएबल है, वेदर वो फिक्स है। 2 टाइप की कॉस्ट होती है जनरली। अब बच्चे में से डाउट पूछना चालू कर देंगे, इससे अच्छा मैं बोल ही देता हूँ।
तो वैसे आगे के पार्ट है लेकिन बोल ही देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ क्या होती है, चेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मतलब मेरे को ये कैलकुलेटर बनाना है तो इसमें जितना ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, ये बटन्स लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। मैं जितने नंबर ऑफ कैलकुलेटर बनाऊंगा, जितने ज्यादा कैलकुलेटर में बनाऊंगा उतनी मेरे को ये प्लास्टिक लगेगा, उतने मेरे को ये बटन्स लगेंगे, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो फिक्स्ड इन नेचर है। क्या मजाक कर रहे हो, बोले फिक्स्ड इन नेचर मतलब क्या? अरे फिक्स्ड इन नेचर मतलब रेंट पे करना है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करना है, तुम कितना भी माल बना लो उससे प्रोडक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये ऑलवेज क्या रहने वाले हैं, फिक्स। तुम काम करो मत करो, धंधा चलाओ मत चलाओ, ठीक है, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है, इररिलेवेंट, तुम्हारे को ये कॉस्ट तो क्या करनी ही पड़ेगी, बेयर करनी ही पड़ेगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? इन्वेंट्री कितनी रखना चाहिए, सॉरी रॉ मटेरियल कितना यूज करना चाहिए, कितना वर्क इन प्रोग्रेस, WIP जिसको हम बोलते हैं, जो पाइपलाइन में जैसे क्या होता है, ये आपका समझो प्रोडक्शन यूनिट है, यहां से आप डालते हो रॉ मटेरियल, यहां बीच में हो जाता है वो WIP, मतलब ये अभी वर्क क्या है, प्रोग्रेस में है। तो जब ये वर्क प्रोग्रेस में रहता है तो पाइपलाइन में रहता है जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, और बाद में ये बाहर निकल के क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स। तो इसका कितना स्टॉक होना चाहिए, इसका कितना स्टॉक होना चाहिए, इसका कितना स्टॉक होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं जानबूझ के यहाँ पे एक एक लाइन रीड नहीं कर रहा हूँ। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का है, मोनोपोली है क्या है, वो सारी चीजें, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, अब ये चीजें आप रीड कर सकते हैं नीचे की एक जो 2 पैराग्राफ से, ठीक है। रिस्क अनसर्टेनिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इसमें डाउट निकालोगे भी तो ज्यादा डाउट मत निकालना, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। ये इंट्रोडक्शन देके रख दिए इन्होंने उठा के यहाँ पे, बस एग्जाम्पल के तौर पे बोले एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जितना हमको इसमें समझना था उतना हमने समझ लिए। जो जो लाइनें मैंने मार्क करी है वो आप भी मार्क करके रख लो, ताकि इनमें से MCQs बने तो आपको बनाते आना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। सो ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट तो आज हमारा निपट गया, खत्म हो गया। कल मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि इसकी पहले अच्छे से रिवीजन ले लूँ। कल के लेक्चर में मेरा ये इच्छा है पर्सनल लेवल पे भी कि हम कल के लेक्चर में पूरा फर्स्ट पार्ट 1A को अच्छे से धीरे धीरे डिटेल में रिवाइज करें। मतलब कल का लेक्चर मेरी इच्छा है इकोनॉमिक्स का कि हम रिवीजन लेक्चर रखें, पार्ट B फिर उसके बाद चालू करेंगे, ताकि आप लोग एक बार बस वो रिवीजन कल क्यों लेना है, आज क्यों नहीं लेना है, अभी क्यों नहीं और एक्सटेंड कर दूं। उसका रीजन है कि एक बार आप आज घर जाके पहले पूरा पार्ट 1A अच्छे से पढ़ लेना, एकदम डिटेल में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से डिटेल में आज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसको फिर मैं स्टार्टिंग से जहां से मैंने पढ़ाना चालू किया था एक एक वर्ड मैं यहाँ पे फिर से इसको क्या करा के दूंगा आपको, कल के लेक्चर में पूरा समअप करके रिवाइज करा के दूंगा, पूरा स्ट्रेचिंग से लेके एंड तक, ठीक है। अब आपको ये पैराग्राफ का मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ ही गया होगा, ये जो यूज ऑफ माइक्रो और मैक्रो, क्योंकि माइक्रो मैक्रो मैंने पढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। खैर, तो कल रिविजन हम पूरे इसकी करेंगे, ठीक है। सो मेरी तो यही इच्छा है कि हम लोग कल रिवीजन करेंगे, ठीक है। बट मेरी एक कंडीशन ये रहेगी, रिवीजन तभी यूजफुल होती है यार जब तुम लोग ना वो रिवीजन करने के पहले खुद से एक बार पढ़ के आ जाओ। नहीं पढ़ते हो तो रिवीजन नहीं हो पाती है, बहुत दिक्कत होती है रिवीजन करने में, ठीक है। तो मेरी ये पर्सनल और हम्बल रिक्वेस्ट तुम लोगों से रहती है कि रिवीजन जब मैं बोलता हूँ कि मैं कल रिवीजन लूंगा तो प्लीज पढ़ के आना, नहीं तो क्या होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ के नहीं आओगे और मैं ऐसे ही रिवीजन लेना चालू कर दूंगा तो आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे कि सर बहुत बोर हो रहा है। तो कल का लेक्चर हम छोटा ही रखेंगे, जितनी देर रिवीजन करने में लगेंगी उतनी देर, और अगर कल हमको लगता है कि रिवीजन के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए तो हम करेंगे, और नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने देखे कितने इजीली ये पार्ट खत्म हो गया, 2-3 दिन में वो जो B पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन बाद तो बात ही खत्म होगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़नी है। देखो CA बनना का सबसे बड़ा, CA पास होना और CA फेल होना, मतलब CA में जो पास होते हैं और फेल होते हैं उसमें जो ये डिफरेंस होता है ना, वो यही होता है, पढ़ते तो सब लोग हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी कोई नहीं करता है। सब लोग पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी क्लासेस में बाकी लोग पढ़ा रहे, सब पढ़ रहे हैं बस, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोग को पढ़ने का तरीका जैसे मैं पढ़ा रहा हूं,
पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर उसको रिवाइज करता हूँ, फिर से पढ़ाता हूँ, फिर रिवाइज करता हूँ, फिर एक साथ पूरा रिवीजन में करता हूँ। तो घर में भी आपको यही तरीके क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ना है आज, नहीं नहीं पढ़ना है, बस पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं, मजबूरी है हमारी, पढ़ना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस सर ने खत्म कर दिया, बोले चैप्टर खत्म, ये भी खत्म, हाँ ये खत्म, वो खत्म, खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना। जानबूझ के थोड़ा सा भाषण दे दिया ताकि तुम लोगों को ये चीज़ें क्लियर रहे बेटा, ठीक है। सो ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना भाई कैसा लेक्चर लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय 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 बाय। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।